नमस्कार। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम कक्षा 10 का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले आइए कुछ हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देख लेते हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में घटित होने वाली कुछ घटनाएं जैसे दूध का फटना, लोहे पर जंग का आना, भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन, भोजन का पाचन और श्वसन, इस प्रकार की क्रियाएं हम दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन हैं। तो हम देखते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन जैसे कागज को मोड़ना और दूसरा रासायनिक परिवर्तन जैसे कागज को जलाना। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है इसका मतलब कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है। जैसे मैग्नीशियम के फीते को अगर जलाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया। तो आइए इस क्रिया को हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। हमें एक मैग्नीशियम का फीते का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसको रेगमाल से अच्छे से साफ कर लेना है ताकि उसके ऊपर कोई ऑक्साइड की परत हो तो वो साफ हो जाए। उसके बाद में बुनसन बर्नर में उसको संडासी से पकड़ के हमें जलाना है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे वो एक सफ़ेद ज्वाला के साथ में जलता है। ये देखिए मैग्नीशियम का फीता सफ़ेद ज्वाला के साथ में जला। उसके बाद में मैग्नीशियम का फीता एक सफ़ेद रंग की राख में परिवर्तित हो गया है। इस राख को अपन वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। ये राख और कुछ भी नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार आप प्रयोग से अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रयोग के दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो इस प्रकार है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। हमारी NCERT की किताब में इस प्रयोग का कुछ इस प्रकार का चित्र दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम एक और प्रयोग के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। हमें थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एक कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। अम्ल के साथ में जब भी अभिक्रिया करें या जब भी कोई प्रयोग करें तो आप अपने हाथों और अपने शरीर का सुरक्षा के लिए ग्लव्स वगैरह पहन के रखें क्योंकि अम्ल थोड़ा हानिकारक होता है। तो अब थोड़ा सा जस्ते के टुकड़े ले लेने हैं और कॉनिकल फ्लास्क में डालते ही आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक गैस निकलती है। तो हम जलती हुई तीली जब उस गैस के सामने लेके जाते हैं तो पॉप की आवाज़ के साथ में वो जलने लगती है। ये देखिए गैस की लो आपको दिखाई दे रही है। तो पॉप की ध्वनि के साथ में जो गैस जलती है उसका नाम हाइड्रोजन गैस है। और ये जो प्रयोग के दौरान अभिक्रिया हुई है उसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4 और दोनों अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। आपके NCERT बुक में इस प्रकार का चित्र इस प्रयोग का दिया हुआ है। तो इन दोनों प्रयोगों के दौरान हमने जो प्रेक्षण किए वो इस प्रकार है, एक अवस्था में परिवर्तन, फिर रंग में परिवर्तन, 3 नंबर गैस का उत्सर्जन या निकास और 4 नंबर ताप में परिवर्तन। इस प्रकार के प्रेक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, यानी ये परिवर्तन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका क्या है, तो हम शब्दों में अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी दी है। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम के फीते का जलना, उसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्योंकि क्रिया कर रहे हैं इसलिए ये क्रिया कारक कहलाते हैं या अभिकारक कहलाते हैं। तो इनको तीर के निशान के बाईं तरफ लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्रियाफल है उसको तीर के निशान के दाईं तरफ लिखेंगे। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये समीकरण असंतुलित है क्योंकि इसमें अभिकारकों और क्रियाफलों का द्रव्यमान अलग अलग है जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या एक MgO2 ऑक्सीजन तो 3 हो गई कुल, और क्रियाफलों में 2 ही है। तो हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे तब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगा। तो आइए देखते हैं समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। एक संतुलित समीकरण में अभिक्रिया से संबंधित सारी जानकारी निहित होती है, जैसे कि क्रियाकारक और क्रियाफल और
कौन से दाब और ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है और कौन सी परिस्थितियों में कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है अभिक्रिया में, और अभिकारक और क्रियाफल किस अवस्था में है। ये संपूर्ण जानकारी एक संतुलित समीकरण में निहित होती है। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो जिस समीकरण को संतुलित करना है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इस प्रकार की एक सारणी हम बनाएंगे। इसमें पहले कॉलम में हमें तत्वों के प्रतीक लिखने हैं, दूसरे कॉलम में क्रिया कारकों में परमाणुओं की संख्या यानी तीर के निशान के बाईं तरफ वाले परमाणुओं की संख्या यहाँ लिख देनी है, और तीसरे कॉलम में हमें लिखना है क्रियाफलों में परमाणुओं की संख्या यानी तीर के निशान के दाईं तरफ वाले परमाणुओं की संख्या यहाँ पे लिख देनी है। तो आइए देखते हैं तत्व कौन कौन से हमारे पास समीकरण में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जिंक, हाइड्रोजन और फिर सल्फर का एस लिख देंगे और फिर ऑक्सीजन का ओ लिख देंगे। अब देखते हैं क्रिया कारकों में इन तत्वों की परमाणु की संख्या क्या क्या है। तो जिंक की हमारे पास 1 संख्या है, हाइड्रोजन की 2, सल्फर की 1 और ऑक्सीजन की 4। क्रियाफलों में भी इन परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। तो जिंक में 1, हाइड्रोजन में 2, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4। समीकरण को देख के हम लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिया कारकों में परमाणु की संख्या और क्रियाफलों में परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो इसका अर्थ यह है कि यह समीकरण पहले से संतुलित है। अब हम एक दूसरा समीकरण लेते हैं जिसमें लोहे की जल वाष्प के साथ में क्रिया हो रही है और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो सबसे पहले इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सभी सूत्रों के चारों तरफ इस प्रकार के बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर हमें कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है, हमें जो कुछ संख्याएं लिखनी है वो बॉक्स के बाहर लिखनी है। अब सबसे पहले हमारे पास जो तत्व है वो लिख लेते हैं सारणी में और फिर क्रियाकारकों और क्रियाफलों के परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। तो हमारे पास तत्व Fe है, क्रियाकारकों में 1 परमाणु है इसका और क्रियाफलों में 3 परमाणु। हाइड्रोजन के क्रियाकारकों में 2 और क्रियाफलों में 2 और ऑक्सीजन का क्रियाकारकों में 1 और क्रियाफलों में 4। अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित कर लेते हैं क्योंकि LHS और RHS में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम सबसे पहले जल के अणु के सामने 4 लिख लेते हैं। जल के अणु के पहले 4 लिखना है ताकि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हमारी दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब देखते हैं हमारे पास परमाणु की नई संख्या क्या आ गई है। तो क्रियाकारकों में हमने बदलाव किया था तो अभी Fe 1 है क्रियाकारकों में, हाइड्रोजन देखिए 8 हो चुकी है और ऑक्सीजन 4। तो ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया है। अब हम अगला परमाणु लेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अब सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्रियाफलों की तरफ हाइड्रोजन गैस के अणु से पहले 4 लिख देंगे। तो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु क्रियाफलों में 8 हो जाएंगे और क्रियाकारकों में पहले से ही 8 है। तो इस प्रकार हम नई परमाणु संख्या क्रियाफलों में लिख लेते हैं। तो Fe तो 3 ही है, हाइड्रोजन में बदलाव किया था इसलिए हाइड्रोजन 8 हो गई और ऑक्सीजन 4 पहले से हमने संतुलित कर ली थी। अब हम Fe परमाणु को लेते हैं। तो Fe परमाणु देखिए क्रियाफलों में 3 है और क्रियाकारकों में 1। तो हम क्रियाकारकों में Fe परमाणु से पहले 3 लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारी नई परमाणु की संख्या आ जाएगी Fe में 3, क्रियाकारकों में और हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। और इसी प्रकार क्रियाफलों में भी Fe 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण संतुलित हो चुका है क्योंकि LHS और RHS दोनों में परमाणु की संख्या बराबर आ गई है। तो ये हमारा पहले असंतुलित समीकरण इस प्रकार था और संतुलित समीकरण इस प्रकार हो गया है 3Fe + 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 + 4H2। अब क्रियाकारकों और क्रियाफलों की अवस्थाएं भी लिखनी होगी। तो अवस्थाएं लिखने के लिए हम ये चिन्ह काम में लेंगे। ठोस के लिए S, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव के लिए L और गैस के लिए G और जलीय विलयनों के लिए AQ।
अवस्था के इन चिन्हों को हमें सभी सूत्रों के बाद में छोटी ABCD के अक्षरों के रूप में लिखना है। तो इस समीकरण में Fe ठोस था तो कोष्टक में हम Fe के बाद में S लगा देंगे, और उसके बाद में जल वाष्प से इसकी क्रिया हो रही थी, तो जल वाष्प गैस है तो हम H2O के बाद में छोटी ABCD का G कोष्टक में लिख देंगे। उसके बाद में जो हमें मिला है क्रियाफलों में फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, तो ये हमें ठोस के रूप में मिला है। तो इसके बाद में हम छोटी ABCD का S एक कोष्टक में लिख देंगे, और मिली है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस गैस के रूप में है, तो इसके बाद में कोष्टक में हम G लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण अवस्थाओं के साथ में संतुलित हो चुका है। अब रासायनिक समीकरण में ताप, दाब और उत्प्रेरक को भी दर्शाया जाता है। तो ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर और नीचे दर्शाया जाता है, और इस प्रकार एक संतुलित समीकरण से ताप, दाब, उत्प्रेरक और परमाणुओं की क्रियाफलों में संख्या, क्रियाकारकों में संख्या, सभी कुछ और अवस्थाओं का सभी कुछ का हमें पता चल जाता है। तो ये एक और समीकरण देख लेते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसकी हाइड्रोजन से क्रिया हो रही है और उत्पाद में हमें मिल रहा है मिथेनॉल। तो हमने अवस्थाओं को चिन्हों के साथ में दर्शा दिया है और ये एक संतुलित समीकरण है। तो ये 340 एटमॉस्फेयर दाब पे संपन्न होती है यह अभिक्रिया, इसलिए हम तीर के निशान के ऊपर 340 एटमॉस्फेयर दाब लिख देते हैं। एक और समीकरण हम देख लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण है। तो इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, इसलिए हम तीर के निशान के ऊपर प्रकाश लिख देते हैं, और ये अभिक्रिया संपन्न होती है पर्णहरित में, इसलिए हम तीर के निशान के नीचे पर्णहरित भी लिख देते हैं। तब ये पूरा समीकरण हमारा अच्छी तरह संतुलित हो चुका है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं पेज संख्या 6 के। तो उसमें पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हमने प्रयोग में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले साफ करके फिर जलाया जाता है, तो वो साफ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें लिख देना है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहली अभिक्रिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। दूसरी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। और तीसरी अभिक्रिया है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में मिलते हैं। तो समीकरण संतुलित करना हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले ये शब्दों में लिखे हुए समीकरण को हम सूत्रों के रूप में लिख लेते हैं, और उसके बाद में उस समीकरण को हम जैसी विधि से हम सीखे थे उस विधि से संतुलित कर लेते हैं। तो सबसे पहला समीकरण हो जाएगा हाइड्रोजन का प्रतीक H2 प्लस Cl2, तीर का निशान HCl। तो अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो हम HCl से पहले 2 लगा देंगे, तो ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। अब हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं, उसको भी सूत्रों के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 BaSO4 प्लस AlCl3। अब इसको बताई गई विधि से संतुलित करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास संतुलित समीकरण इस प्रकार आ जाएगा जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। अब तीसरा समीकरण हम ले लेते हैं। तीसरे समीकरण में सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया है, तो इस प्रकार ये समीकरण लिखा जाएगा। अब इसको भी बताई गई विधि से संतुलित करके हम लिख लेते हैं। तो ये संतुलित समीकरण स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए।
जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के लिए हम समीकरण लिख लेते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर इस प्रकार कर लेते हैं अपन। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन व अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा BaCl2 AQ कोष्टक में प्लस Na2SO4 कोष्टक में AQ तीर का निशान BaSO4 कोष्टक में S प्लस 2 NaCl कोष्टक में AQ। अब दूसरे भाग का उत्तर देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में है और सोडियम क्लोराइड अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार हो जाएगा NaOH कोष्टक में AQ प्लस HCl कोष्टक में AQ तीर का निशान NaCl कोष्टक में AQ प्लस H2O जल का सूत्र और कोष्टक में L। तो इस प्रकार ये संतुलित समीकरण हम इस दूसरे भाग का उत्तर में भी लिख लेते हैं। तो आइए एक बार इस टॉपिक का वापस से रिवीजन कर लेते हैं। इस वीडियो में इस पार्ट से संबंधित हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं देख लेते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं ये हमने सीखा, और रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, अभिकारकों और क्रियाफलों के अवस्थाओं को लिखना भी हमने सीखा। इसके साथ ही इस टॉपिक के बाद में इस टॉपिक से संबंधित 3 प्रश्न भी हमने हल किए। तो इस पार्ट का अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में शामिल करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।